Hello, Bachu. How are you? So today we are going to start a very important poem. Its name is A Thing of Beauty, composed by John Keats. Who is the composer? जॉन कीट इसके कंपोजर हैं और अ थिंग ऑफ ब्यूटी में जॉन कीट एक बहुत ही वेल इस्टेब्लिश मैं पोइट कहूँगा इन्हें, जिन्होंने जिन्होंने जो कि एक सर्जन थे बच्चों. ही वॉज अ सर्जन. जॉन कीट वॉज अ सर्जन इन अमेरिका. और बावजूद इसके इस प्रोफेशन के बाद लौट कर इन्होंने लिटरेचर में पोएम लिखने के लिए अपने ऑडियंस को अपनी भावनाओं से, है ना, उनको परिचित कराने के लिए इन्होंने लिटरेचर की दुनिया में अपने कदम आगे बढ़ाए. तो इनके ही द्वारा लिखी हुई बहुत ही शानदार कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी. सबसे पहले हम बात करेंगे टोन ऑफ द पोइट कि पोएम के अंदर में जो पोइट की टोन है वो टोन क्या है. हम देखते हैं पोइट की टोन बच्चों. सबसे पहले रेवरेंस. कीट हैज़ अ डीप सेंस ऑफ ऑ एंड रेवरेंस ऑफ फॉर ब्यूटी. यानी कीट के मन में नेचर को सम्मान देने के प्रति जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. हमारा जो कवि है जॉन कीट, ये नेचर की सुंदरता को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करने वाला, उसको ऑनर देने वाला कवि है. बिल्कुल एक और भी कवि हुए विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्हीं की तरह इन्होंने भी बहुत सुंदरता के साथ पोएम में नेचर की ब्यूटी को, नेचर की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया. इन्होंने कहा वंडर. इनकी टोन में वंडर देखने को मिलता है. क्यों और कब? देखिए, ही इज़ अमेज्ड बाय द पावर ऑफ ब्यूटी. ही इज़ अमेज्ड बाय द पावर ऑफ ब्यूटी. ये ब्यूटी के पावर से, है ना, अमेज्ड हो गए, शॉक्ड हो गए, वंडर हो गए, सरप्राइज्ड हो गए. क्यों? ट्रांसफॉर्म एंड अपलिफ्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस. क्योंकि अपने अनुभवों से उन्होंने देखा कि ये किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है, किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है. मोटिवेशन के प्रोसेस से कई सारी विधियां हो सकती हैं, लेकिन किसी के जीवन में अगर उन्नति और शान बहुत ऊंचा जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नेचर का रोल रहता है. सेरेनिटी की बात करेंगे. द पोएम कन्वेज अ सेंस ऑफ पीसफुलनेस. ये कविता एक ऐसे पीसफुलनेस को क्रिएट करती है जिसके अंदर हम देखेंगे पढ़ने के बाद थोड़ा काल्मनेस भी है, शांति भी हमारे मन में आती है. इफ़ ब्यूटी हैज़ अ सूथिंग इफ़ेक्ट. और इन्होंने इस तरह से बताने की कोशिश की है कि ब्यूटी के अंदर सूथिंग इफ़ेक्ट भी पाया जाता है. सूथिंग इफ़ेक्ट का मतलब है ये आपकी प्रॉब्लम को डिक्रीज़ कर सकती है. ऐसा इसके अंदर पावर होता है कि आपकी प्रॉब्लम को डिक्रीज़ कर सकती है. इसके बाद हम बात करेंगे टाइमलेसनेस की. इसमें कीट ने एम्फेसाइजेज दैट ब्यूटी इज़ इटर्नल, कि सुंदरता अमर होती है. इंड्यूरिंग बियॉन्ड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ. जब भी जीवन में, प्रकृति के जीवन में, चाहे समय परिवर्तनशील कितना ही क्यों ना हो, लेकिन एक बार ये तय है कि जिन चीज़ों को सुंदर कहा गया वो इटर्नल होती हैं. जैसे अगर मान लीजिए मैं स्काई की बात करूं तो आज स्काई जैसा है वो आने वाले हज़ारों साल बाद भी आसमान वैसा ही दिखेगा. ठीक है. अगर मैं नेचर ब्यूटी में सी की बात करूं तो सी, समुद्र आज भी वैसा है जैसा डायनासोर्स के टाइम पर था. कोई परिवर्तन नहीं होता. पानी की जो धारा है वो ऐसी बहती रहती है और समय के साथ साथ साफ होती रहती है. उसके अंदर कोई एक चीज़ ठहर कर नहीं रह सकता. इसलिए जो नेचर की जो ब्यूटी है वो कभी नहीं बदल सकती है. जॉयफुलनेस की बात करें, ही सेलिब्रेट द जॉय दैट ब्यूटी ब्रिंग्स, यूजिंग वर्ड्स लाइक जॉय, डिलाइट, प्लेजर. ये तमाम चीज़ें हमें मिलती हैं. कैसे मिलती हैं? आनंद के साथ हमें प्राप्त होती हैं. हम इनसे आनंदित होते हैं. ओवरऑल
कीट्स टोन इज अगर हम देखें तो लिरिकल है, एक्सप्रेसिव है, सेलिब्रेटरी है, कन्वेइंग हिज डीप अप्रिसिएशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ द ब्यूटी। इन्होंने जो अपना अप्रिसिएशन दिया है, इन्होंने जो सुंदरता की बात की है, इन्होंने जो सुंदरता की तारीफ की है, वो ओवरऑल टोन में हम देखते हैं। पोएम की ओवरऑल टोन में हम ये बातें देखेंगे। अगली बात हम शुरू करेंगे, ऑल द फिगर ऑफ स्पीचेज मेंशन्ड इन द पोएम। बेटा ये फिगर ऑफ स्पीच है, FIGURES, फिगर्स ऑफ स्पीच। जो यहाँ पे स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई है, फिंगर्स आई है, वो फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको यहाँ क्या बताया जा रहा है, इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट देयर आर न्यूमरस फिगर्स ऑफ स्पीच, हियर आर सम एग्जाम्पल्स। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, कैसे कैसे कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कि कविता की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। पहले हम बात करेंगे मेटाफर की। मेटाफर, जिसे हिंदी में आप कहते हो रूपक अलंकार, इसे आप हिंदी में कहते हो रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है कि आप दूसरे को कंपेयर करते हो, कंपेयर करते समय किसी भी लाइक का, या एक शब्द होता है लाइक और दूसरा होता है एज, इन दोनों को यूज़ नहीं किया जाता, तो वो मेटाफर हो जाता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सुंदर चीज, सुंदर चीज, सुंदर चीज इज अ जॉय फॉर एवर। आपने सीधे सीधे ब्यूटी को जॉय बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मेटाफर है ये। आपने कंपेयर किया और आपने उसको मेटाफर की टेक्निक के द्वारा कंपेयर किया। मैं बात करूँगा सिमली की, तो सिमली इसमें नहीं है, लेकिन जो पूरी बड़ी पोएम है इनकी, उसमें अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर क्लाउड से ब्यूटी को कंपेयर किया गया है, क्लाउड से ब्यूटी को कंपेयर किया गया जो बड़ी वाली पोएम है, तो उसमें सिमली है, लेकिन आपकी पोएम में सिमली नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमें मिलता है पर्सोनिफिकेशन, ब्यूटी ट्रुथ, ब्यूटी इज माइट। ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसा लिखा है इन्होंने सुंदरता की, है ना, ब्यूटी इज ट्रुथ, सुंदरता का सच, ब्यूटी इज माइट, सुंदरता की शक्ति। ये ऐसे शब्द हैं जो सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने इसे पर्सोनिफाइड कर दिया है, ह्यूमन लाइक क्वालिटी बना करके रख दिया हमारे सामने, इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी जिसमें एक शब्द में आने वाला अक्षर पहला जो होगा वो अगले वाले किसी शब्द के पहले अक्षर से सेम रिपीट करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्वीट सेंसेशन, जेंटल ग्लीम, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें एस और एस रिपीट हो रहा है, जी और जी रिपीट हो रहा है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स के लिए है कि जैसे आपको इसे देख करके मैंने बताने की कोशिश की है, एलिट्रेशन ऐसे सिचुएशन में बन जाते हैं। तो आप इस पोएम में जब भी ऐसे शब्द देखेंगे जहाँ पर भी वो एलिट्रेशन होंगे, वहाँ पर अलर्ट रहिएगा। ओके, इसके बाद में बता दूँ, इसके बाद में हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है, आप छोटी मोटी बातों को बढ़ाकर चढ़ाकर अपनी लैंग्वेज में बताते हो। आप बोल रहे हो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी जो सुंदरता है वो लगातार बढ़ती जाती है। ये बहुत बड़ी बात आपने अतिशोक्ति अलंकार में जाकर के, यानी एग्जैगरेटिंग मैनर में जाकर के बोला है, इसलिए इसको हाइपरबोल बोला जा रहा है। इंक्रीज ऑफ लवलीनेस जो लगातार बढ़ती रहती है उसके लिए बोला जा रहा है, तो हाइपरबोल भी हम देखने को हमें मिल जाता है। दूसरी बात बच्चों, इमेजरी की बात करेंगे, इमेजिनेशन नहीं है, इमेजरी की बात करेंगे। सन, मून, फ्लावर, ट्रीज, ये सारी चीज़ें इमेजरी हैं जिनको कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया। सिंबलिज्म की बात करें, सन का, मून का, फ्लावर का, ट्री का इस्तेमाल करना, ये क्या है, सिंबॉलिज्म है। भैया प्रतीक के तौर पर लाना चाहते हो पब्लिक के सामने, कुछ बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कि ये चीज़ें किस प्रकार से नेचर के अंदर मायने रखती हैं, इनका क्या अपना इंपॉर्टेंस होता है, ये सिंबॉलिज्म में आ जाता है। इसी तरह मैं बात करूंगा लास्ट में इंजॉयमेंट की, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीजेज, कैरिंग अ सेंटेंस और फ्रेज ओवर टू द नेक्स्ट लाइन। इस लाइन का मतलब भाई पोएम का जो मेन हेडिंग है वो भी यही है, थिंग ऑफ ब्यूटी, और आप इसी बात को आगे बढ़ा देते हो और आगे बढ़ा देते हो और पूरी पोएम में लेकर के आप ब्यूटी का जिक्र करते हो बार बार, दैट इज द इंजॉयमेंट। इस तरह से हमने देखा। रेपिटेशन भी हमें देखने को मिलता है, रेपिटेशन में हमें ब्यूटी शब्द है जो कई बार देखने को मिलेगा पोएम में, इसीलिए रेपिटेशन भी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है।
तो इस तरह से लगभग लगभग 9 आपके पास हैं, जिसमें सिमिली मैंने कहा इनकी जो पूरी पोयम बड़ी वाली है उसमें आ रहा है, लेकिन आप अभी मान के चलें 8 आपके पास आ चुकी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। फिर भी मैंने अंदर भी इसमें कुछ पोयम के साथ साथ लिख कर आपको समझाने की कोशिश की, उस पर ध्यान दीजिएगा। लेट अस स्टार्ट द पोयम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। पहली लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी एक सुंदर चीज एक ऐसा सुंदर चीज होती है जो आनंद को लगातार बढ़ा रही होती है। यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी सुंदर चीज होती है जो आपके आनंद को लगातार बढ़ा रही होती है, आपके आनंद को बढ़ा रही होती है। इट लवलीनेस इंक्रीजेज, और उसका जो चार्म होता है ना, उसका जो ट्रैक्शन होता है ना, वो कभी कम नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता रहता है, वो हमेशा डेवलप होता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी नथिंगनेस में तो पास ही नहीं हो सकता, यानी कि इसकी वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं हो सकती है। और बट विल कीप अ बॉवर, बल्कि ये तो आपके लिए एक ऐसा माहौल बना देती है। कोल्ड प्लेस मेड बाय प्लांट एंड ट्री एंड फ्लावर, मैंने आपके लिए लिखा भी है ताकि याद रहे बॉवर का मतलब क्या होता है, कि पौधे, छोटे छोटे क्रीपर्स, ये मिल करके आपके ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें जहाँ पे मानसिक सुकून मिले, सैडी बून मिले, आपको एक अच्छी ठंडक प्रदान करने वाली कूल प्लेस अगर मिल जाती है पौधों के द्वारा निर्मित, ऐसे प्लेस को आप क्या कहेंगे, आप बॉवर कहेंगे, लेकिन ये पौधों से बनी होनी चाहिए। वाइट फॉरेस्ट, ये हमें शांति का माहौल प्रदान करती है। ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, वहाँ पे अगर आप सोते हैं, आप आराम करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो सपने आएंगे वो मधुर सपने आएंगे। एंड हेल्थ, आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। क्वाइट ब्रीदिंग, और आप अच्छी अच्छी सांसें लेंगे, यानी किसी भी प्रकार की पीड़ा से आप मुक्त होंगे, आप वहाँ पे केवल नेचर का आनंद ले रहे होंगे। इसीलिए मैंने क्वाइट ब्रीथिंग के आगे ब्रैकेट में सो भी किया है कि मेक अ फेवरेबल प्लेस सुटेबल फॉर अस, ये हमारे लिए, हमारे आनंद के लिए एक ऐसा माहौल बना देती है जिसमें हम अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, उसके लिए क्वाइट ब्रीथिंग फॉर अस प्रयोग हो रहा है। अब हम बात करेंगे देयर फॉर ऑन एवरी मॉरो। मॉरो मीन्स मैंने मॉर्निंग देखो ब्रैकेट में लिख करके दिया है। देयर फॉर ऑन एवरी मॉरो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर सुबह वी आर वी रेथिंग, कि क्या यहाँ पे लिखा हमसे पूछ रहा है, क्या इसीलिए हर सुबह आर वी रेथिंग, हम लोग कंटिन्यू कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं कि जिससे हम अपनी पृथ्वी के साथ जुड़े रहें। क्या यही वजह है जिन्हें हम जानते हैं कि हमें पृथ्वी से जुड़े रहना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम अच्छे काम करते रहते हैं। ये हमारा कभी एक यहाँ पे परसेप्शन अपना लेकर के आया है। फ्लावरी बैंड, हम कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें इस धरती से बांधे रखता है, जो हमें इस धरती के नियमों, इसके ट्रेडिशन, इसके कल्चर को फॉलो करने के लिए बना कर रखता है। क्या हम ऐसा इसीलिए करते हैं। इसके बाद कवि ने अपनी जो बात कही है वो कही कि स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, हम ये बात जानते हैं इस धरती पर डिस्पॉन्डेंस है, इस धरती पर निराशा है, इस धरती पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है डिसपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा है। और इन ह्यूमन डर्थ, और लोगों ने जो काम किए हैं, जिस तरह के लोग काम करते हैं, इन ह्यूमन डर्थ बना देते हैं। मैन आर नॉट डूइंग गुड थिंग्स, कभी कभी निराशा की वस्तु, निराशा की जगह हमारे लिए इस जन्नत को, इस धरती को हम जन्नत कहते हैं, नेचर को हम जन्नत कहते हैं, उसको बेकार कर देते हैं। आपने भी देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, एंटी सोशल हो जाती हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इनह्यूमन हो जाती हैं, बिल्कुल मानव जैसे लगते नहीं हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, है ना। तो जिस तरह से आप देख रहे हो समाज के लोग कामों को बिगाड़ देते हैं, लेकिन क्या ऐसा होने के बाद कोई भी व्यक्ति धरती पर रहना छोड़ देता है क्या, है क्या वो अपने लाइफ को जीने से मना कर देता है क्या। चीज़ें घटती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ह्यूमन का लिविंग सर्वाइवल चलता रहता है। तो कभी कहता है कि ये चीज़ें हैं, डिस्पॉन्डेंस है, इनह्यूमन डर्थ है, लेकिन कुछ और भी है, नोबल नेचर मौजूद रहती है। और जो ग्लूमी डेज हैं, ये हमें पता है निराशा के दिन रहते हैं, हमें ये मालूम है कि ग्लूमी डेज निराशा के दिन रहते हैं। इस ग्लूमी डेज में बहुत सारी बातें हैं। इस ग्लूमी डेज में देखिए बच्चों क्या क्या चीज़ें आती हैं। डेथ आ सकता है इसके अंदर में, और डेथ के अलावा डिसअपॉइंटमेंट, इसमें डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाता है, ठीक है। और इस ग्लूमी डेज में
हमारे जो डिस्ट्रक्शंस हैं जो होते रहते हैं धरती के ऊपर में, ये जो डिस्ट्रक्शंस हैं ये किस किस के द्वारा होता है? ये डिस्ट्रक्शन आ रहा है फ्लड के द्वारा, है ना, ये आ रहा है अर्थक्वेक के द्वारा, ये आ रहा है अर्थक्वेक के द्वारा, यानी जो भूकंप वगैरह आ जाती हैं उनके द्वारा आ रहा है। तो क्या ये ग्लूमी डेज हैं तो हम जीना छोड़ देंगे क्या? ये सर्वाइव करना छोड़ देंगे? तो हम जानते हैं इस नेचर में डिस्पॉन्डेंस है, इन ह्यूमन चीज़ें हैं और ग्लूमी डेज हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सारी चीज़ें कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बना रही होती हैं जो अनहेल्दी हो जाती हैं। जैसे कोविड ने क्या किया? पूरे एनवायरनमेंट को अनहेल्दी बना दिया। तो लोगों ने जीना छोड़ दिया क्या? नहीं ना। तो हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें अनहेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं, कुछ चीज़ें हमारे आसपास के माहौल को क्रिएट करती हैं। ओवन क्या करती हैं? वो डार्कन वेज, हमारे रास्तों को अंधकार से भर देती हैं, हमारे सर्वाइवल के रास्तों को अंधकार से भर देती हैं, चारों तरफ अंधेरा कर देती हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस। और हम लोग क्या करते हैं? अपनी चीज़ों को पाने के लिए सर्च करने लग जाते हैं। कैसे? उस चीज़ का सॉल्यूशन हमारे सामने होना चाहिए। कैसे? हमारे सर्वाइवल में जो प्रॉब्लम आ गई है हमें उसको क्रॉस करना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए। हम ये सारी चीज़ों की सर्चिंग करते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, और ये भी देखिए बच्चों, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतना सब होने के बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतना शब्द होने के बावजूद भी क्या होता है? सम शेप ऑफ ब्यूटी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सुंदरता, एक ऐसी चीज, यहाँ पे जो ब्यूटी है ना, ये केवल सुंदर दिखने वाली सुंदरता मत सोचिएगा इसके बारे में। सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी कोई ना कोई एक क्वालिटी, कोई ना कोई एक क्वालिटी, या फिर कोई ना कोई एक टैलेंट किसी के अंदर, हमारे अंदर या किसी के अंदर कोई क्वालिटी, कोई टैलेंट, है ना, कोई स्किल की बात कर लीजिए, कोई ना कोई स्किल, ये चीज़ें हमारे अंदर जो होती हैं, मूव्स अवे द पाल, ये पाल को मूव्स अवे कर देती हैं। ये जो पाल है, ये जो पाल मतलब क्या होता है? सैडनेस। क्या मतलब होता है इसका? सैडनेस। ये जो आपको सैड करके रखती है चीज़ें, उसको मूव अवे कर देती हैं। कौन मूव अवे कर देता है? सम शेप ऑफ ब्यूटी। वाई द राइटर इज सेइंग सम शेप ऑफ ब्यूटी? He is saying some shape of beauty because beauty is not only talking about the beauty. Beauty means here the quality. Beauty means here skill. Beauty means here talent. Beauty means here survival activities that are favorable for the human being. वो सोचता है उन चीज़ों के बारे में, और कहीं ना कहीं जब उन चीज़ों को एक्ट कर लेता है तो उसके जीवन से पाल जो होता है, जो सैडनेस होती है, वो रिमूव हो जाती है। मान लीजिए आप बहुत सैड हैं, आप एक छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए चले गए, आप नदी के किनारे चले गए, आप रिवर के किनारे जाकर के बैठे हो, रिवर फ्लो हो रही है, वो क्या है? सम शेप ऑफ ब्यूटी। और उस रिवर ने क्या किया आपको? उस रिवर ने क्या किया? ये जो रिवर फ्लो हो रही है, आप इसके किनारे यहाँ पर जाके बैठे हो, रिवर का जो फ्लो चल रहा है, इस फ्लो से आप एनर्जाइज हो जाते हो। तो इसने क्या किया? आपके अंदर कहीं ना कहीं जो पाल होगा उसको कुछ समय के लिए रिमूव कर देगी। ये टैलेंट है हमारे नेचर में, ये क्वालिटी है हमारे नेचर में, और हम इस अर्थ पे हैं और अर्थ पूरी नेचर के साथ कंबाइंड है, तो हमें कहीं ना कहीं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और यही जॉन कीट बताना चाहता है कि नेचर के अंदर वो पावर है, इसकी चीज़ों में वो ब्यूटी है, जो एनर्जाइज फैक्टर्स होते हैं, हमारे जीवन से पाल को रिमूव कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देते हैं, सफरिंग्स को रिमूव कर देते हैं, और हम फिर से हैप्पी हो जाते हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी आत्माओं पे जो एक काला चादर पड़ा रहता है, यानी कि हम दुख और परेशानियों में घिरे रहते हैं, उन्हें भी रिमूव करने के लिए गॉड ने क्या किया? सन बना दिया, मून दे दिया। और देखिए, जब हम सन और मून पढ़ रहे होते हैं तो सन कैसा है? हॉट, और मून कैसा है? कोल्ड। एक हॉट है, एक कोल्ड है, उनको कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज कहा गया है, और ऐसा व्यू ला रहा है हमारा जॉन कीट। तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो मैंने ऊपर नहीं लिखा, मैंने यहाँ दे दिया आपको, ठीक है। और ट्रीज ओल्ड यंग, पेड़ कुछ बूढ़े हैं, पेड़ कुछ नए हैं। यहाँ बूढ़े और नए का मतलब लाने का क्या है? बूढ़े का मतलब हो गया वो पेड़ जो अब सर्वाइवल के लिए आगे जा चुके हैं, यंग जो एनर्जी से भरे हुए भी आगे आ रहे हैं। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, और इन दोनों का होना नेचर के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ये जॉन कीट ने बताने की कोशिश की है। और इन दोनों की बातें जब हम कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं नेचुरल ब्यूटी को ही दर्शाता है, और ये भी हमारे उस नेचुरल ब्यूटी के लिए ज़रूरी भी है जो पावर को मेंटेन करके रखती है। ये चीज़ें करती क्या है? स्प्राउटिंग अ सैडी बोन, ये हमारे लिए एक ऐसा स्प्राउटिंग कर देती है सैडी बोन को, ये वरदान से भरा हुआ एक ऐसा माहौल हमारे लिए बना देती है। जो देखिए, इंसानों को यहाँ पर सिंपल शीप कहा जा रहा है। अगर एग्जाम में सीबीएसई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिंपल शीप,
उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिंपल शीप। तो आपने देखा है कि बाइबल में भी शीप जो है वो किसको बोला गया है, वो ह्यूमंस को बोला गया है। शीप किसको बोला गया है, ह्यूमन को। यानी हम लोग क्या हैं, वी आर द इग्नोरेंट पीपल। हम क्या हैं, वी आर द इग्नोरेंट पीपल। हम लोग अनभिज्ञ लोग हैं। और हमें गाइड कौन करता है, हमें गाइड कौन करता है, गाइडेड बाय गॉड। हमें गाइड करने वाला गॉड है। और यहाँ पे गॉड सीधे सीधे हमारा जो जॉन कीटी किसको बोलना चाहता है, वो नेचर को बोलना चाहता है कि नेचर कौन है हमारे लिए, वो गॉड है, मेंटोर है, जो हमें प्रोवाइड करती है वो फैसिलिटी, हमारे जीवन में निराशा को रिमूव कर देती है, हमारे जीवन में एनर्जी को लेकर के आती है। और दूसरा एग्जाम्पल उन्हें एक और लिया है, कहते हैं डेफोडिल, सच एज डेफोडिल। ऐसे ही डेफोडिल है जो ग्रीन वर्ल्ड में रहती है। अब यहाँ पे डेफोडिल केवल डेफोडिल नहीं है बच्चों, डेफोडिल का मतलब यहाँ पर हो गया गुड क्वालिटीज। डेफोडिल का मतलब हो गया गुड क्वालिटीज। ऐसे ही डेफोडिल लिख दिया उन्होंने कि आप खाली पढ़ लेंगे फूल का नाम आ गया डेफोडिल, नो, डेफोडिल मतलब गुड क्वालिटीज। और गुड क्वालिटीज कहाँ रहती है, इन्होंने लिखा है ग्रीन वर्ल्ड में डेफोडिल रहती है। तो गुड क्वालिटी कहाँ रहती है, अच्छे कैरेक्टर में रहती है। अच्छा कैरेक्टर कैसे बनेगा, आपके अच्छे ट्रेडिशन से, अच्छे कल्चर से, अच्छे सर्वाइवल से बनेगा। तो वो आपका ग्रीन वर्ल्ड हो गया, गुड क्वालिटी आपकी डेफोडिल हो गई। ये चीजें अगर आपकी रहेंगी आपके पास, तो आप क्या होगा, आपके पास क्लियर रिल हो जाएगा। यानी आपका जो मन होगा वो क्लियर रिल, साफ सुथरे झरने के पानी की तरह हो जाएगा, जो बिना गंदा हुए, बिना इधर उधर डिविएट हुए अपने रास्ते में सीधे सीधे फ्लो करती चली जाती है। ऐसा विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, बिना किसी बाधा के, जैसे नदी सी में धीरे आगे की राह को पकड़ती हुई चलती चली जाती है। ऐसे ही अगर आप डेफोडिल हैं, आपकी गुड क्वालिटीज हैं, आपके अंदर जनरस नेचर है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपके अंदर सिंपैथी है, आपके अंदर काइंडनेस है, तो वो चीज़ें आपको एक अच्छे वर्ल्ड की ओर इंस्पायर करेंगी और आपका एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा। उसके अंदर में क्लियर रिल्स, यानी जो मन होगा बहुत ही साफ सुथरा होगा। नदी को भी इस्तेमाल किया इन्होंने इंसानों के मन से जोड़ करके। ये बड़ी चीज़ है। इस पोएम को समझना, इसकी आध्यात्मिकता को समझना अपने आप में बहुत कठिन है। केवल समझ लेना कि ये डेफोडिल बोल रहे हैं, ये क्लियर रिल बोल रहे हैं, ये नदी होती है, बट मीनिंग पे आप जाएंगे तो इस पोएम के इंपॉर्टेंस को आप खो बैठेंगे। पोएम की इंपॉर्टेंस ये है कि हर चीज़ को कवि ने बहुत ही गहराई से इंसानों की चीज़ों के साथ जोड़ा है। और आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आप अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो आपका इन्वायरमेंट भी अच्छा बन जाता है। और ऐसे इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं उनके मन बहुत ही साफ सुथरे हो जाते हैं और वे किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से कंपैरेटिवली कुछ ऐसी बातें न सोचते हैं जो समाज के लिए एंटी सोशल एलिमेंट बनने के लिए जरूरी हो। वो हर बात से मुक्त होते हैं। दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग कोवर्ड। ऐसा माहौल अगर हो जाता है तो एक ऐसा कूलिंग कोवर्ड बन जाता है। अगर ऐसा माहौल बन जाता है तो ये ऐसा कूलिंग कोवर्ड बन जाता है। देखिए मैं आपको ऊपर सिखा रहा था कि आपकी पोएम में वर्ड आ जाएंगे जी जी की तरह, एल एल की तरह, ए की तरह। देखिए आपके पास सी सी आ चुका है। कूलिंग और कोवर्ड मतलब एलिट्रेशन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलिट्रेशन है। तो इस तरह से आपने पहचान कर ली, कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर मौजूद है। तो ये लोग जो ऐसी चीज़ें हैं ये कूलिंग कोवर्ड तैयार करते हैं, आपके जीने के लिए एक सुंदर माहौल तैयार करते हैं। और आगे लिखा है कवि ने, अगेंस्ट द हॉट सीजन, मैंने इसे ग्रीन कर दिया, अगेंस्ट द हॉट सीजन। ये हॉट सीजन क्या हो गया, हॉट सीजन क्या हो गया, ये हॉट सीजन मीन्स वो मौसम जब आप प्रॉब्लम के साथ, सफरिंग के साथ, है ना, जब आप लूजर बन रहे होते हैं, जब आप सफल नहीं हो पा रहे होते हैं, सामना नहीं कर पाते हैं चैलेंजेस का, स्कैपिस्ट हो जाते हैं आप। ऐसे में ये तमाम चीज़ें जिनसे इन्वायरमेंट आपने अच्छा बना रखा होता है वो आपको गाइड करती हैं, वो आपको मोटिवेट करती हैं, वो आपको हौसला देती हैं कि कैसे आप अपने जीवन में आए हुए चैलेंज को फेस करने के काबिल बन जाएं। दैट इज द लाइन, अगेंस्ट द हॉट सीजन। ये इसका मतलब होता है कि आप जीवन की विषम परिस्थितियों से लड़ने के काबिल बन जाएं। द मिड ब्रेकफास्ट, आगे कहता है अगर ऐसा सब कुछ चल रहा होता है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब क्या हुआ, बीच जंगल में कहीं ना कहीं आपको कुछ मिलता है, बीच जंगल में कहीं ना कहीं आपको मिलता है। पहले इनकी लाइन सुन लीजिए क्या बताना चाहते हैं ये, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। ये कहना चाहते हैं कि जब आप जंगल में और अंदर चले जाते हैं, जब आप जंगल में अंदर चले जाते हैं तो वहां पे रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम का मतलब बिल्कुल बिल्कुल डार्क रेड कलर की कुछ चीजें
यानी कि वो गुलाब के फूल की तरह डार्क रेड फूल फ्लावर आपको मिल जाता है, आपको डार्क रेड फ्लावर मिल जाता है, जो एक तरीके से रिवार्ड होता है इस बात का कि आपने स्ट्रगल किया। आपका वो जंगल क्या है, वो जंगल वो पाथवे है जहाँ से आप आगे बढ़ रहे थे अपनी डेस्टिनी को पाने के लिए, और रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, और सारे ऑब्स्टेकल को पार करते हुए आपको डेस्टिनी तक जाना है। तो यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको कौन सा फैक्टर वेट कर रहा होगा, रिवॉर्ड। तो वो रिवॉर्ड क्या बोल रहा है कि जंगल के बीचों बीच जिस तरह से लाल रंग के मन को मोहने वाले सुंदर सुंदर फूल नजर आते हैं, उसी तरह जब आप अपने संघर्ष के रास्ते पर संघर्ष को करते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो मस्क रोज ब्लूम यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका वो डेस्टिनी, आपकी सफलता का वो केंद्र जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है, वो आपको सरलता से प्राप्त हो जाता है जब आप इन तमाम गुणों को रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन सोसाइटी को सर्वाइवल के लिए मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा आगे कवि ने, सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम, ऐसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ वो बताना चाहता है, ग्रैंडियर ऑफ द डूम। ये जो कयामत है ना, डूम का मतलब क्या हुआ, कयामत, द लास्ट डे ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अंतिम दिन कयामत। तो उसमें हम देखेंगे कि सच टू इज द ग्रैंडियर डूम वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड। देखिए, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनको बोला गया है माइटी डेड। कौन माइटी डेड है ये माइटी डेड वो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, ये माइटी डेड वो बड़े बड़े लोग हैं, ये माइटी डेड वो राइटर हैं, वो कंपोज़र हैं, वो मोटिवेटर हैं, जो आज तो नहीं है इस दुनिया में, जो आज तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी लिखी हुई चीज़ें, उन्होंने जो हमें बताया, ये तमाम चीज़ें ऐसा करने वाले लोग जिन्हें माइटी डेड बोला जा रहा है, शक्तिशाली लोग बोला जा रहा है, स्कॉलर्स जो आज नहीं हैं, जिन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो हमें मोटिवेट करता रहेगा, वो क्या है, वो ग्रैंडियर ऑफ द डूम है। उनके दिन चले गए नहीं है, लेकिन उनकी शान, उनकी वो शान, उनका वो जो सक्सेस रेट है आज भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ऑल लवली टेल, जितनी भी सुंदर गाथाएं हैं, सुंदर सुंदर कहानियां हैं, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने कभी सुना या हमने कभी पढ़ा, जो भी हमने सुना और पढ़ा, सुंदर सुंदर कहानियों को, गाथाओं को, एंडलेस फाउंटेन, ये हमारे लिए एंडलेस फाउंटेन है, एंडलेस फाउंटेन है, यानी ऐसा फाउंटेन, एक ऐसा फव्वारा जिसकी बारिश कभी बंद नहीं होती है, एक ऐसा फव्वारा जिसकी चमक कभी कम नहीं होती है, एक ऐसा फव्वारा जिसका अट्रैक्शन कभी घटता नहीं है। इमॉर्टल रिंग, क्यों है ये इमॉर्टल रिंग? इमॉर्टल रिंग का मतलब होता है कुरान है, बाइबल है, रामायण है, ये तमाम होली बुक्स जो होती हैं ये इमॉर्टल रिंग्स हैं। ये बड़ी बड़ी किताबें जो हमें मोटिवेट करती हैं ये इमॉर्टल रिंग्स हैं। सदियों तक, आने वाले क़यामत के दिनों तक हम इन किताबों को पढ़ते रहेंगे, इंस्पायर होते रहेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे। इनके महत्व को हम कभी कभी भी इनका महत्व हमारे लिए कम नहीं होगा। ये इसीलिए हमारे लिए एंडलेस फाउंटेन बन जाती हैं। और जब जब हम इन्हें पढ़ेंगे, जब जब इन किताबों को पढ़ेंगे, याद रखिएगा इमॉर्टल ड्रिंक में ये लवली टेल्स भी आ गई, माइटी डेड के द्वारा लिखी किताबें भी आ गईं, और होली बुक्स जिनके मैंने नाम बताए वो भी आ गए। ये हमारे कान में क़यामत के दिनों तक, आखिरी दिनों तक का अपनी आवाज़, अपनी एहसास कराते रहेंगे और हमें हेवंस ब्रिंक। अब ये हेवंस ब्रिंक क्या होता है? मान लीजिए ये हेवन है, ये किनारे का हिस्सा, दैट इज़ द नोन एज द ब्रिंक। तो वो बोलता है कि किनारे का हिस्सा क्या बन जाता है? जब आप किसी चीज़ को रीड कर रहे होते हो, जब आप किसी चीज़ को ग्रिप कर रहे होते हो, जब आप किसी चीज़ को क्या कर रहे होते हो, आप फॉलो कर रहे होते हो। अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? फॉलो कर रहे होते हैं। तब ऐसे समय में जब आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तब ऐसे समय में वो चीज़ें आपके लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। क्या करती हैं बच्चों? मोटिवेशन का काम करती हैं। तो हमने आपको ये बताया यहाँ पर कि किस तरह ये चीज़ें आपके लाइफ में मोटिवेशन का काम करती हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए जीवन भर साथ निभाती हैं, कैसी चीज़ें हमेशा के लिए आपके साथ होती हैं। इमॉर्टल ड्रिंक कभी मत भूलिएगा, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। मैं आपको बार बार कहूँगा, दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVIP में इसे मैं रखना चाहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द एग्ज़ाम। और ये आपको मोटिवेट करती रहती है, करती रहेंगी। इनको कभी आप ये मत समझना कि ये चीज़ें अपनी वैल्यू को कम कर सकती हैं, कभी हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। पोरिंग अस इनटू फ्रॉम द हेवन ब्रिंग। आप जब जब आप इनको रीड करोगे, जब जब आप इनको पढ़ोगे,
ये कंटिन्यू आपको मोटिवेट करती रहेंगी, हमेशा आपके कानों में आकर के उस महत्वपूर्ण सर्वाइवल की सारी टेक्निक बताती रहेंगी, किन किन चीज़ों को यूज़ करके आप अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बना सकते हो, सफरिंग्स को कैसे रिमूव कर सकते हो, प्रॉब्लम को कैसे रिमूव कर सकते हो, ऑब्स्टेकल को कैसे अपने लाइफ से हटा सकते हो। ये सारा मैसेज आपको इन इमॉर्टल ड्रिंक से, जिन्हें मैंने बताया, शानदार किताबें, ज्ञानी किताबें, नॉलेजियस बुक्स आपको हमेशा प्रोवाइड करती रहेंगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं कि अगर आपने इन्हें पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? तो देखिए मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज अबाउट दैट इट इज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड कंफर्ट दैट कैन बी अप्रिशिएटेड एंड रिमेंबर्ड। ये वो कंफर्ट हमें प्रोवाइड करती है जिसे हम याद रख सकते हैं, जिसे हम प्रशंसा कर सकते हैं। हाउ डज द पोइट डिफाइन ब्यूटी? द पोइट डिफाइन ब्यूटी एज समथिंग दैट इज लवली, प्लीजेंट एंड डिलाइटफुल। उसने इसको क्या बोला? उसने इसको लवली, प्लीजेंट, डिलाइटफुल बोला है। एंड दैट कैन बी फाउंड इन नेचर, आर्ट एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। और ये आपको कहाँ मिल सकती है? ये आपको नेचर में मिल सकती है, आर्ट में मिल सकती है, ह्यूमन के एक्सपीरियंस में मिल सकती है। और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोइट? According to the poet, beauty is timeless, eternal or unchanging, and it has the power to bring joy, comfort and peace. इतनी चीज़ों को लाने की हिम्मत होती है इसके अंदर में। और बात करेंगे हम यहाँ पे, how does beauty affect human life? According to the poem, beauty has a positive impact on human life, providing joy, comfort, solace in times of sorrow or hardship. अगर आप sorrow और hardship के दौर से गुजर रहे हैं तो आपके जीवन में ये ब्यूटी पॉजिटिव इम्पैक्ट ले कर आती है। ये ब्यूटी ही है जो आपको जॉय प्रोवाइड करती है, ये ब्यूटी ही है जो कंफर्ट प्रोवाइड करती है, ये ब्यूटी ही है जो आपको सोलाइज यानी कि हर प्रकार के प्रॉब्लम को रिमूव करने का मौका देती है। व्हाट डज द पोइट मीन बाय अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर? क्या मतलब इसका? क्या कहना चाहता है कभी? थिंग ऑफ ब्यूटी का क्या मतलब है? जॉय फॉर एवर कैसे ही है? द पोइट मीन्स दैट ब्यूटी इज अ जॉय, beauty is a source of joy that can be appreciated and remembered forever, that it never fades or loses its power to delight. बड़ी बात कही है इन्होंने कि ये कभी भी अपने पावर को लूज नहीं करती है, ये कभी फेड नहीं होती है ना, आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती है। तो ये सारी बातें थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। नेक्स्ट आपके पास आता है, हाउ डज द पोएम कॉन्ट्रास्ट द फीलिंग नेचर ऑफ लाइफ विद टाइमलेस ऑफ ब्यूटी? कैसे कैसे कहता है, कैसे, हाउ डज द पोइट कॉन्ट्रास्ट, है ना, फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड टाइमलेसनेस ऑफ ब्यूटी। द पोइट कॉन्ट्रास्ट द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ विद टाइमलेसनेस ऑफ ब्यूटी बाय एम्फेसाइजिंग दैट while life is short and it, है ना, while life is short, जीवन बहुत छोटा है बच्चों, एंड इफेमरल ब्यूटी एंड्यूर फॉरएवर। लेकिन इसके अंदर जो ब्यूटी अगर डाल दी जाती है तो छोटे से जीवन के अंदर भी क्या होता है, एक अट्रैक्शन पैदा हो जाता है कि जीवन को हमें सरवाइव करने के लिए और आगे चलना चाहिए। ये क्वालिटी है ब्यूटी की, ये क्वालिटी है ब्यूटी की। एंड व्हाट डज मेमोरी प्ले इन द पोएम? मेमोरी का काम क्या है पोएम में, हम देखते हैं। तो मेमोरी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पोएम as the poet emphasizes the importance of remembering, recalling beautiful experience and images। क्योंकि आप देखेंगे हमारे कभी ने हमसे कहा आप रिमेंबर करो, आप रिकॉल करो, क्या? ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को रिमेंबर करो, इमेज को रिमेंबर करो। ये दो चीज़ें आपके लाइफ में इंस्पिरेशन लाने का काम करेंगी, ये हमारे कवि का कहना था। और देखिए, हाउ डज पोइट इमेजरी symbolism to convey his ideas about beauty? How does the poet use imagery symbolism to convey his ideas about the beauty? यानी कि ब्यूटी को अच्छे से बताने के लिए पोइट ने कैसे इमेजरी को, सिंबॉलिज्म को यूज किया है। तो आपने क्या बताया, पोइट यूजेज विविड इमेजरी। क्या कर रहा है वो? विविड इमेजरी, अलग अलग इमेज का यूज कर रहा है। सिंबॉलिज्म, अलग अलग सिंबॉलिज्म का यूज कर रहा है, सच एज सन का, मून का, फ्लावर का, ट्री का। क्या करने के लिए कर रहा है? क्या करने के लिए कर रहा है? टू कन्वे हिज आइडिया अबाउट ब्यूटी एंड इट पावर टू इंस्पायर डिलाइट। ये कन्वे करता है आइडियाज को और ब्यूटी के लिए जितनी आइडियाज हैं उसको, एंड पावर टू इंस्पायर डिलाइट,
और इसके अंदर वो पावर है इंस्पायर करने की, डिलाइट करने की, हमें खुश करने की, इसलिए उसने इन तरीकों का इस्तेमाल किया हमारे लिए। हमारे पास अगला प्रश्न आता है, What is the significance of the phrase it loveliness increases? इसका क्या मतलब है? The phrase it loveliness increases, ये जो हम बोल रहे हैं it loveliness increases suggests that, ये हमें बताता है beauty is not static, beauty रुकावट वाली नहीं है, but rather it grew and deeper over time, ये धीरे धीरे और ग्रो करती चली जाती है और गहरी होती जाती है, becoming more lovely and delightful, बहुत सुंदर हो जाती है, आनंद प्रदान करने वाली बन जाती है विद ईच पासिंग मोमेंट। हाउ डज द पोइट रिलेट द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी एंड जॉय? कवि ने कैसे ह्यूमन के एक्सपीरियंस को जॉय के साथ में रिलेट करने की कोशिश की? द पोएम रिलेट द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी एंड जॉय बाय सेलिब्रेटिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस। उसने यहाँ पर यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात की है, जो पाना चाहते हैं जॉय को, कंफर्ट को, सुंदर सुंदर चीज़ों में, बाय एम्फसाइजिंग, क्या एम्फसाइज किया उसने? इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रिशिएटिंग रिमेंबरिंग ब्यूटी इन आवर लाइफ, कि आप जरूरी है कि चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें और सुंदर चीज़ों को रिमेंबर करना सीखें। याद रखिएगा, ये अप्रिशिएट करने की क्वालिटी, रिमेंबर यानी कि याद रखने की क्वालिटी आपके ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा सुंदर और बेहतरीन बना देती है, आपके अनुभवों को शानदार बना देती है। तो एक ऐसा जॉन कीट कवि जो सर्जन रहा, बाद में खुद उसने ट्रैक चेंज करके अपने आप को पोइट्री के, लिटरेचर की दुनिया में आया और एक अच्छा नाम कमाया। आज की डेट में बहुत बड़ा पॉपुलर नेम है जॉन कीट। तो ऐसे बड़े नाम को रिस्पेक्ट और ऑनर देने का एक ही तरीका है, आप इनकी कविताओं को अच्छे से पढ़ें, और बहुत स्कोरिंग है पेपर के लिए। इसकी सारी स्टेंजाज को जहाँ तक अच्छे से क्लियर किया है मैंने, सारे इनके जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो मैंने क्लियर किया है, उन पर ध्यान दीजिएगा। और सिमली के बारे में एक जो पॉइंट छोड़ा था मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि वो पॉइंट बड़ी पोएम में है, लेकिन इसमें आपके पास नहीं है, बाकी सारी मैंने दे दी हैं। और एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ जो उसके अंदर नहीं था, वो मैंने आपको लास्ट में पोएम के अंदर लाइन के अंदर ही बता दिया था कि कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ क्या है, कैसे है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा ये जितने भी रिवीजन वाले जो सेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारा आपको एक बार अच्छे से रिव्यू ज़रूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू गेट द डिवीज़न। इसी के साथ इस पोएम को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली पोएम में। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।